डियर स्टूडेंट्स, जैसा लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं ज्वेटर आयन डायपोलर आयन के बारे में। डायपोलर आयन में NH2 जो होता है वो NH3+ के रूप में रहता है और COH जो होता है अमीनो एसिड का वो CO- के रूप में रहता है। अगर किसी अमीनो एसिड के जलीय विलयन के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है या इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है तो कुछ कैटायन बनते हैं जो कैथोड की तरफ जाते हैं और कुछ एनायन होते हैं जो एनोड की तरफ जाते हैं। क्योंकि अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो डायपोलर आयन होता है और ये कैटायन की तरफ मूवमेंट, कैटायन का कैथोड की तरफ मूवमेंट और एनायन का एनोड की तरफ मूवमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है मीडियम के pH के ऊपर। अगर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है तो इसके अंदर थर्ड फॉर्म जो इसमें दिखाया गया है कैटायनिक फॉर्म है, वो कैटायनिक फॉर्म जो है वो बनती है और वो कैथोड की तरफ जाती है। अगर क्षारीय माध्यम होता है तो एनायन बनता है जिसमें CO पर माइनस चार्ज होता है और NH2 न्यूट्रल अवस्था में होता है और सेकंड फॉर्म जो है वो बनती है और ये एनोड की तरफ जाता है। पर सोल्यूशन में अगर कंसंट्रेशन ऐसी हो कि जिसमें कैटायन और एनायन की संख्या समान हो जाए और एमिनो एसिड के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ, तो उस समय जो उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी ऑफ सोल्यूशन होती है या pH होता है या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है जहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रोड पर कोई मूवमेंट नहीं होता जबकि उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया गया होता है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। जब उसका कोई भी कैटायन कैथोड की तरफ नहीं जाता, एनायन एनोड की तरफ नहीं जाता, तो उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, समविभव बिंदु। कुछ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के गुण हैं कि जैसे ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी डिफरेंट अमीनो एसिड्स होंगे तो उनकी डिफरेंट वैल्यू होगी। लेकिन ग्लाइसिन के अंदर अगर हम इसको देखें तो ग्लाइसिन जो है वो अम्लीय व्यवहार शो करता है NH3 ग्रुप के कारण और बेसिक व्यवहार जो होता है वो शो करता है COH- के कारण। तो डायपोलर आयन में अगर हम पानी डालें तो उसके अंदर जो NH3 है वो प्रोटॉन दे करके NH2- में बदल जाता है और CH2COOH में बदल जाता है। लेकिन इसमें अगर और थोड़ा सा एसिड डाल दिया जाए तो सेकेंड आयन जो है वो फर्स्ट आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन होता है और एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो pH से 7 से कम पर प्राप्त होता है, यानी ये एसिडिक साइड में रहता है। तो ग्लाइसिन का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 6.1 होता है। इसी के विपरीत अगर हम लाइसिन का सोल्यूशन लें तो लाइसिन के अंदर जो थर्ड आयन है यानी कैटायन की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है। अगर इसमें हम कुछ बूंदें क्षार की डाल दी जाएं तो क्षार के अंदर थर्ड आयन जो है वो सेकेंड आयन में कन्वर्ट होने लगता है और जब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आता है तो इसका pH जो है वो 7 से ऊपर होता है और लाइसिन के लिए जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 9.7 होता है। जैसा इसके अंदर दिखाया गया है कि लाइसिन जो है वो बेसिक मीडियम की तरफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मेंटेन करता है क्योंकि इसके अंदर 2 NH2 ग्रुप जो है वो मौजूद होते हैं। और पहले बताया गया था कि जो एसिडिटी है वो NH2 के कारण होती है और जो बेसिसिटी है वो COH के कारण होती है। तो ये एसिडिक साइड में होता है तो इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए हमें बेस डालना पड़ता है, इसलिए इसके pH का मान जो होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के 7 से ज़्यादा होता है और वो 9.7 होता है। अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर सॉल्युबिलिटी जो होती है वो मिनिमम होती है और उसके आधार पर इसको अमीनो एसिड्स के मिक्सचर को सेपरेट आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं साइड चेन एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसा हम जानते हैं कि प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड चेन होता है और पेप्टाइड चेन के अंदर पार्श्व श्रृंखलाएँ या साइड चेन जो होती हैं वो हर टर्शरी एटम के ऊपर मौजूद होती है। जैसे अमीनो एसिड में अगर साइड चेन पे CH के ऊपर CH वो जो NH2 से जुड़ा है या COH से जुड़ा है, अगर हाइड्रोजन है तो वो ग्लाइसिन होता है, CH3 होता है तो एलेनिन होता है और आइसोप्रोपाइल होता है तो वेलिन होता है और बेंजाइल ग्रुप होता है तो फिनाइल एलेनिन कहते हैं। इस तरह की पेप्टाइड लिंकेज के अंदर
ये डिफरेंट टाइप के साइड चेन्स जो होती हैं वो इसमें जुड़ी रहती हैं। जैसा साइड चेन में आप देख रहे हैं, हमने एल्काइल आर ग्रुप बनाया है, आर डैश ग्रुप बनाया है और आर डबल डैश ग्रुप बनाया है। कई पेप्टाइड चेन ऐसी होती हैं जिसमें बेसिक नेचर के ग्रुप्स जो हैं वो इसमें जुड़े होते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था लाइसिन, जिसके अंदर 2 NH2 ग्रुप जो है वो जुड़े हुए थे, या इमिडाजोल रिंग जो है वो जुड़ी रहती है हिस्टिडीन के अंदर। कुछ के अंदर ये एसिडिक ग्रुप जुड़े होते हैं, जैसे एस्पार्टिक एसिड के अंदर हमने आपको बताया था अमीनो सक्सिनिक एसिड जो है वो एस्पार्टिक एसिड होता है और 1 और 4th कार्बन के ऊपर 2 COH ग्रुप जो है वो जुड़े रहते हैं। या ग्लूटामिक एसिड के अंदर 5 कार्बन की लंबी चेन होती है, पहले और 5वें कार्बन पर COH ग्रुप जो है वो पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से पेप्टाइड चेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की साइड चेन हो सकती है या पॉजिटिव चार्ज की साइड चेन जो है वो हो सकती है। ये बिहेवियर जो प्रोटीन का है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसके साइड चेन के ऊपर रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज जुड़े हुए हैं या नेगेटिव चार्ज जुड़े हुए हैं। आइसो इलेक्ट्रिक के अंदर अगर पॉजिटिव आयन उसके ऊपर वहाँ पर जुड़े हुए हैं और उतने ही नेगेटिव आयन जुड़े हुए होते हैं तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होता है वो मूव नहीं करता। कैथोड और एनोड की पर कैटायन और एनाइन की संख्या जो होती है वो समान होती है। लेकिन कई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, अगर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एसिडिक साइड में होता है तो कैटायन की संख्या अधिक होती है, और अगर यह बेसिक साइड में होता है तो एनाइन की संख्या अधिक होती है। अगर ये एसिड साइड के अंदर है तो कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं ज़्यादा संख्या में एज़ कम्पेयर टू एनाइन, और अगर ये बेसिक साइड में होता है तो एनाइन की संख्या अधिक होती है और वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। इसी तरीके से जब मेंटेन हो जाते हैं कैटायन की और एनाइन की संख्या तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो मिलता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज स्पीसीज, मॉलिक्यूलर साइज और द नेचर ऑफ द प्रोटीन जो कि साइड चेन के ऊपर जुड़ा हुआ है, डिफरेंट प्रोटीन्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोटीन्स जो होते हैं यानी जो उसके कैटायन होते हैं या एनाइन होते हैं वो डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं कैथोड और एनोड की तरफ क्रमशः। ये जो बिहेवियर है प्रोटीन का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो अलग अलग स्पीड से कैटायन और एनाइन मूव करते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रॉपर्टी का जो है हम यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन्स के सेपरेशन में या प्रोटीन के एनालिसिस के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है, वो हज़ारों लाखों की संख्या में अमीनो एसिड से मिलकर के बनते हैं और अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स जो हैं वो जुड़े रहते हैं उसके अंदर। तो अगर उनका सीक्वेंस पता करना है, उनका आइसोलेशन करना है, तो हमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स के अंदर जो अमीनो एसिड जुड़े हैं उनकी एनालिसिस की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं कि ये इस तरीके से ही कैटायन और एनायन बनते हैं। उसके एविडेंस के लिए कुछ स्पेक्ट्रल डेटा जो हैं वो कलेक्ट किए गए हैं। जैसे अगर यूवी के अंदर अमीनो एसिड की यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर देखा जाए तो हमें कोई महत्वपूर्ण सूचना यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी अमीनो एसिड से प्राप्त नहीं होती, लेकिन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो है वो अमीनो एसिड के बारे में मिल जाती है। अगर बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में जैसा हमने आपको बताया कि जो NH2 ग्रुप है उसकी NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आएंगी जो 3300 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पर आती है, और अगर मीडियम एसिडिक है तो उसमें COH ग्रुप का जो कार्बोनाइल एब्जॉर्प्शन बैंड है वो 1720 पर आएगा। ये अभिलाक्षणिक पीक्स होती हैं जो कार्बोनाइल कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ में ली जाती हैं। लेकिन अगर माध्यम न्यूट्रल है तो न्यूट्रल माध्यम में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो 1400 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर आता है। तो इस तरीके से आईआर किसी भी अमीनो एसिड का लेने के बाद हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अवेलेबल है या नहीं है, या CO 1720 पर है तो इसका मतलब माध्यम अम्लीय है, और अगर वो 1400 से 1600 पर है तो वो है न्यूट्रल माध्यम में है। इसी तरीके से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम NH2 प्रोटॉन को ऑब्जर्व कर सकते हैं
लेकिन ये NH2 प्रोटॉन जो होता है वो डाउनफील्ड शिफ्ट पर आता है और इसकी वैल्यू आती है डेल्टा ppm पर। ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ डाइपोलर आयन के ऊपर कि अगर NH2 के पास कोई और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा है तो उसमें डाउनफील्ड शिफ्ट ज़्यादा होगा, वो प्रोटॉन डी शील्डेड होगा। लेकिन जनरली NH2 की जो सिग्नल आती है वो वेरी करती है, अपने एनवायरनमेंट के द्वारा इफेक्ट होती है। ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा होता है तो वो डाउनफील्ड शिफ्ट की तरफ आती है। तो इस समय आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर हम डिफरेंट अमीनो एसिड्स का सेपरेशन कर सकते हैं, उनकी एनालिसिस कर सकते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रॉपर्टी के आधार पर हम उनको सेपरेट आउट करके उनका सीक्वेंस भी पता कर सकते हैं। थैंक यू।